सलाम टीवी की टीम लोकसभा चुनाव की जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर पहुंचे यूपी की लोकसभा सीट अलीगढ़ और जानी वहां के वोटर्स के मन की बात। सलाम टीवी का सफर लगातार बढ़ता जा रहा है आगे। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं तालीम के शहर अलीगढ़ में। यहां से जानेंगे कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में। तो आइए मेरे साथ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन होगा 24 का सरदार और मुसलमानों के मन में आखिर है क्या। ये कारवां हमारा अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में, ये जानने के लिए पहुंचे हैं हम तालीम की नगरी यानी अलीगढ़ में। हालांकि इसको ताले और चाबी से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं अगर तालीम की नगरी कहूँ, एजुकेशन की नगरी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अलीगढ़ का वो इतिहास रहा है जो आज भी अलीगढ़ से पढ़े हुए तालबा दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। और साफ तौर पर कि एक छवि, एक इमेज जो पूरी दुनिया में अलीगढ़ की है, उससे कोई नाकार नहीं सकता। क्या है यहाँ के मुद्दे और खासतौर पर मुसलमानों के मन में क्या है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ जानते हैं क्या है मुसलमानों के मन में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे खासतौर पर कि 24 का सरदार कौन होगा और क्या इस बार लहर दूसरी है या एक बार फिर जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है क्या वो सटीक बैठेगा। लेकिन जिस तरीके से इस बार फर्स्ट फेज में वोटर की जो नब्ज टटोलने की कोशिश हमने की, उसमें साइलेंट वोटर सबसे ज़्यादा मिला। आखिर ये वोटर किस रुख बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जानते हैं अलीगढ़ की जनता से कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। सर साहब क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद सिद्दीकी। मुश्ताक साहब, अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ पूरी दुनिया में एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जिसकी छाप पूरी दुनिया में पड़ती है, एक इमेज जाती है। मुद्दों की मैं अगर बात करूं तो असल मुद्दे क्या हैं यहाँ के, जो आप लोग चाहते हैं कि जिस सांसद को मैं चिनको भेजूं, आप किसको चुनेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि यहाँ की आवाम के असल मुद्दे क्या हैं। अलीगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ की ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा शहर जो है डूब जाता है पानी में जो है। अच्छा। जमालपुर का नाला वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साल के 12 महीने में जो है इतनी गंदगी उसमें बढ़ी रहती है कि हमेशा ब्लॉक रहता है वो जो है। तो ड्रेनेज पे काम नहीं हुआ कभी? इसमें काम तो कभी दिखाई नहीं। अगर काम हुआ होता तो ड्रेनेज प्रॉब्लम होती क्यों? थोड़ी सी बारिश से पूरा शहर डूब जाता है। तो पिछले सांसदों ने क्या किया फिर इसमें? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। चलिए, ये तो आपने ड्रेनेज की बात कर दी, बहुत एक अहम मुद्दा है। ज़रा सी बारिश होती है पूरा शहर अगर डूबने लग जाता है तो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। उसके अलावा क्या मुद्दे हो सकते हैं? और अब उसके अलावा शहर के तो मेन मुद्दे यही हैं। दूसरा जो है दिल्ली जाने के लिए यहाँ से खैर तक जो है कम से कम 3 घंटे का टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों? हाईवे बहुत सारे बनाए गए। नहीं, खैर तक का रास्ता हाईवे नहीं है। हाँ। अच्छा, यहाँ से खैर तक का रास्ता नहीं है? सही नहीं। इसमें कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा आदमी का नुकसान होता है जो है। इतनी ट्रैफिक रहती है जो है। टप्पल चट्टारी तक जो है इसको जो है हाईवे बनाना चाहिए जो है। कनेक्टिविटी होनी चाहिए जब इतना बड़ा शहर होनी चाहिए। और खैर में इनको बाईपास देना चाहिए जो है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है जाम जो लगता है वो खैर शहर पार करने में कभी कभी 1-1 घंटा। तो यहाँ की आवाम ने कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं? जो सांसद मैं नहीं बता पाऊंगा कि लोगों ने उठाया कि नहीं उठाया। आप मुझसे पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ आपको जी। ये असल में और क्या क्या मुद्दे लगते हैं आपको कि होना चाहिए? मुद्दे ये साफ दिखाई दे रहे हैं शहर के हो गए। हाँ, और आपको असल में मुद्दे और क्या लगते हैं जो नेशनल लेवल पे, एक तरीके से? नेशनल लेवल पे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे कि जिसे इस बार जो है वो जो जनता को जो दिक्कत हो रही है वो बेरोजगारी तो है ही मुद्दा। बेरोजगारी है और उस संविधान जो है खतरे में है। इनका एक स्लोगन है 400 के पार, कि हम 400 के ऊपर आएंगे तो संविधान हटाएंगे। तो इस बार चुनाव में संविधान, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर 4 साल के लिए अग्निवीरों का इन्होंने किया। 4 साल बाद उस नौजवान का फ्यूचर कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो? और जाहिर सी बात है अलीगढ़ शहर से जहाँ से लाखों तलबे इल्म यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों, वो इस उम्मीद के साथ कि पास आउट होंगे, एक अच्छी नौकरी लगेगी। बेरोजगारी आपने बात की, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि ये सिर्फ अलीगढ़ का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कहा जाता है कि आम जिंदगियों से जुड़ा हुआ मुद्दा, लेकिन शायद काम उतना नहीं हुआ जितना उसका बखान किया गया। साहब में कुछ और लोग भी मौजूद हैं। साहब क्या नाम है आपका?
मेरा नाम फैज़ान गनी है। हाँ, फैज़ान साहब, आपके हिसाब से इस बार मुसलमानों के मन में क्या है? मुसलमानों के मन में देखिए बीजेपी की ऐसी पॉलिटिक्स रही है कि बीजेपी ने 2 पार्ट में कर दिया है, मतलब आवाम को। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, नौजवानों के मुद्दे हैं। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा एक आम मुद्दा है जिसमें सारे धर्म के लोग आते हैं, वो किसानों का मुद्दा है। बिल्कुल। किसानों के मसाइल पे कभी सीरियसली बीजेपी ने सोचा ही नहीं, या इस गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा कि किसानों के लिए हमको क्या क्या करना है। उनका कोई प्लान ही नहीं रहा इसके ऊपर। जैसा कि आपने देखा कि किसान आंदोलन में तकरीबन 700 लोग मर गए और ना ही उसके ऊपर कोई इन्होंने कोई उनको जो है सपोर्ट किया या उनके घर वालों को सपोर्ट किया हो। तो मोदी जी ने तो आके माफी मांग ली थी फिर। नहीं तो माफ़ी मांगने से क्या उनको मिलने वाला, 700 लोग तो मर गए। तो किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी में खुसूसन छुट्टा जानवरों का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब और हम लोग भी किसानी से जुड़े हुए हैं, तो वो यही बताते हैं, खुसूसन गैर मुस्लिमों में भी हम लोग की बहुत बड़ी लॉबी है। वो एकदम त्रस्त है, परेशान है। आप ये समझ लीजिए कि जो छोटे किसान हैं उनको इन्होंने लेबर बना दिया है। यानी आप रात भर किसान जो है रात भर चरपाई रख करके वहाँ टॉर्च लगा करके जो खेतों की रखवाली करता है, और फिर उसके बाद सुबह जाता है, वो लेबर का काम करता है। और उसके बाद भी, इस रखवाली के बाद भी उसको इतना गल्ला नहीं होता है कि वो साल भर बैठ करके खा ले, यानी उसकी लागत भी नहीं निकलती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा इस वजह से बड़ा है क्योंकि किसानी मुसलमान भी करता है, किसानी सरदार भी करते हैं, किसानी हिंदू भी करते हैं, किसानी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, अपर क्लास, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इस पे कभी कोई सीरियसली कदम नहीं उठाया गया मतलब बीजेपी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानी का, मैं समझता हूँ। बेरोजगारी सी बात है, देश का अन्नदाता जिसको ये कहा जाता है कि देश का 70% कृषि प्रधान देश जिस देश को कहा जाए, और वहाँ पर अगर किसानों के हालात इस तरीके के रहें तो शायद ये कहा जा सकता है कि वक्त की मार है, या फिर किसानों का दर्द जो एमएसपी की गारंटी हो, बिजली की बात करते हो, सस्ती बिजली की बात करते हो, पानी की बात करते हो, डीजल की बात करते हो, लेकिन उनके लिए किस तरीके की चीज़ें मुहैया सरकार ने कराई हैं उस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लोग और बैठे, कुछ और लोग भी हैं, मैं एक बार उनसे ही बात करूँ। साहब, क्या नाम है आपका? आफाक अहमद खान। आफाक साहब, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ से काउंसलर हूँ। अच्छा जी, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। काउंसलर फिर तो साफ सफाई की लग तो रहा है, वैसे साफ सफाई हुई भी है आपके हिसाब से लोकसभा की, क्योंकि आप काउंसलर हैं, जाहिर सी बात है आपके पास बहुत चंद एक एरिया होता है जहाँ पे आपको काम करना होता है। सांसदी में आपके हिसाब से इस शहर के लिए या देश के लिए क्या मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के इस वक्त मन में क्या चल रहा है? मुसलमानों के मन में कुछ नहीं है। मुसलमान तो अपना जाएगा और वोट दे के आएगा। पहली चीज़, मुद्दे एक नहीं अनेक है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? अलीगढ़ के मुद्दे शुरू करूँ या राष्ट्र के मुद्दे शुरू करूँ? अलीगढ़ से शुरुआत करते हैं, फिर देश तक पहुँचेंगे। अलीगढ़ का सबसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य का मुद्दा। अलीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है वो मौजूद, और दूसरा दीनदयाल उपाध्याय। इसके अलावा हमारे माननीय सांसद सतीश गौतम जी ने एक भी 10 साल के अपने कार्यकाल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाने की कोशिश करी जिससे कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा सके। 20 लाख वोटर पे महज 2 हॉस्पिटल हैं सरकारी, वो भी एक यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का ट्रॉमा वो सरकारी है या यूनिवर्सिटी का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो एक इकलौता है, और 20 लाख वोटर पे सिर्फ 2 हॉस्पिटल है। तो फिर उसके बाद करते क्या है आप लोग? कुछ नहीं, इतना इस पर लोड है क्योंकि इस वाले ट्रॉमा सेंटर पर इतना लोड है, यहाँ से कम जितने 10 जिले कनेक्ट हैं सब यहीं आते हैं, आसपास के कनेक्ट। इतना ज़्यादा लोड है कि इमरजेंसी में आप जाके देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं होगी। 10 साल में माननीय सतीश गौतम जी ने एक भी हॉस्पिटल देने का कार्य नहीं किया यहाँ पर। और एक यूनिवर्सिटी जो महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी लाए, अभी तक उसका सिर्फ पत्थर रखा गया है, शिलान्यास हुआ है, कोई भी उस पर कार्य अभी आगे नहीं बढ़ा है। आप हाईवे पे चले जाइए, धूल मट्टी जमी हुई है, खैर पे जाम लगा हुआ है, जट्टारी पे जाम लगा हुआ है, पब्लिक आता एक घंटा जाम में फंसी रहती है। नोएडा अगर किसी को यहाँ से जाना है जो 2 घंटे का समय होता है, वो 4-4, 3-3, 3.5 घंटे में यहाँ से पहुँचते हैं, क्योंकि वो जाम से जूझते रहते। कोई बाईपास बनाने की कोई भी इन्होंने नहीं दी। और इन्होंने बाईपास पास है वहाँ पे कि बनेगा वहाँ पे, ऐसा कुछ है? लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्य नहीं हुआ है बाईपास पर। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अलीगढ़ का है वो ड्रेनेज सिस्टम का है, जो चचा ने कहा मेरे, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का इतना। आप तो पार्षद है और आप ये तो आप लोगों के ऊपर है, तो फिर ये इतने बड़े लेवल पे काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ वजह रही इसकी?
क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज आई, जितने भी महापौर थे पिछले मेरे ख्याल से 25 साल से जितने महापौर गुजरे वो भाजपा के गुजरे, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं लाई गई ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अलीगढ़ के लिए, जो यहाँ पर कार्य किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल यहाँ का खत्म हो चुका है, नाले उफान पर। आखिरी बार कब बना था ये क्या चीज़? ये ड्रेनेज सिस्टम पे काम कब हुआ था आखिरी बार? ये तो 20-25 साल से जो चला आ रहा है वही नालियाँ हैं, आज भी वही सेम है, टूटती है नालियाँ, बनती है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बारिश होती है पूरा उफान आ जाता है, जैसे कि बाढ़ आ गई हो पूरे अलीगढ़ में। ऐसे तो पूरा शहर भर जाता होगा। पूरा शहर की हालत ऐसी होती है कि नाव चला लीजिए आप उसके अंदर, ऐसी इतना ज्यादा पानी होता है। इतना ज्यादा पानी होता है अलीगढ़ शहर के अंदर। तो ये देश का वो शहर है जो देश चलाता भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये देश भी चलाता है। विदेशों में जिसकी सबसे ज़्यादा मांग है, सबसे ज़्यादा जो छात्र यहाँ से निकलते हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन उस शहर के हालात अगर महज छोटे सा एक ड्रेनेज सिस्टम पिछले कई सालों से नहीं ठीक पाया तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसको भी अलीगढ़ की जनता को ध्यान रखना चाहिए कि आगे कुछ आप कह रहे थे। मैं राष्ट्र के मुद्दों पे आना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल लोकलाइज इश्यूज थे। राष्ट्र के मुद्दे में मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी। मैं पूछना चाहता हूँ कैसी गारंटी है? जहाँ पर आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं वो गारंटी नहीं दे पा रहे हैं आप। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा आज हमारे देश में। आप कहते हैं एमएसपी की गारंटी, कहाँ गई आपकी एमएसपी की गारंटी? किसानों की आपने कहा था दुगनी आय करेंगे, वो गारंटी कहाँ है आज? माननीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था महिलाओं के सुरक्षा में, मणिपुर में जो हादसा हुआ हमारी बहनों के साथ, वो तार जो हुई उनकी इज्जत, मैं पूछना चाहूँ कहाँ है मोदी जी की गारंटी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये कैसी गारंटी है इस देश के अंदर जो चल रही है? एक बार तो फिर कभी गारंटी दी है मोदी जी की गारंटी युवाओं को बेरोजगार करना, मोदी जी की गारंटी महिलाओं की बेइज्जती करना, मोदी जी की गारंटी किसानों को एमएसपी नहीं देना, मोदी जी की गारंटी 700 किसान शहीद हो गए, मोदी जी की गारंटी किसानों को परेशान करना, मोदी जी की गारंटी किसान दर दर की ठोकर खा रहा है आज हमारा, उसको एमएसपी नहीं मिलना। यह है मोदी जी की गारंटी। चलिए, कुछ और युवा भी है, ये गारंटी की बात हो गई, कुछ और युवा है, क्योंकि युवा देश का भविष्य कहा जाता था, लेकिन उस देश के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ होती है वो भी एक बार जान लेते हैं। और खुश युवाओं के बारे में क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिम है। नाजिम, क्या करते हैं आप? मेरा हार्डवेयर का काम है। हार्डवेयर का काम है। चलिए, आप बिजनेस कर रहे हैं तो रोजगार के हिसाब से आपसे बात करता हूँ कि रोजगार है अलीगढ़ में? कोई रोजगार नहीं है। पूरी तरीके से सरकार फेल साबित हो रही है। ये हमेशा इस सरकार ने छात्रों का विरोध किया है और इसने हमेशा मतलब आज देश को जो ना भुखमरी कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरे देशवासियों से यही कहूँगा, सरकार को बदलने, जितने युवा हैं सब कुआरे रह जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों यार? ये सही कहा आपने कि कुआरे क्यों रह जाएंगे? जब रोजगार ही नहीं होगा तो कोई अपनी बेटी देना चाहेगा बेरोजगार को? ये भी बात सही है। आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के हालात है कि आज शादी होना बड़ा मुश्किल का काम बन गया है, क्योंकि हर कोई भी अपनी बेटी बेरोजगार को देना नहीं चाहता। आज क्यों देगा भाई? क्यों देगा? और देख लीजिए, और दूसरी बात ये रही कि कोरोना जैसे हालत में जो ये कह रहे थे कि हम वो मतलब ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन से इतनी मौतें हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हमारे जीएन मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। मेरा ही दोस्त अपर का रहने वाला था, बॉडी बिल्डर था, उसको कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा है और मतलब उसके गेट पर उसकी मौत हो गई ऑक्सीजन के कारण। और ये इस सरकार ने हमेशा छात्रों का विरोध करा, किसानों का विरोध किया है। ये किसी की हितैषी नहीं है, ये चुनिंदा जो लोग हैं ना, सिर्फ उसके लिए काम कर रही है सरकार। तो फिर क्या है मन में इस बार, क्या है आप मुसलमानों के खास तौर पर? जनता ने ये सिर्फ, मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के बेस पर चल रही है। ईवीएम आज खत्म कर दो। ये सरकार पूरी तरीके से जनता इसको तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में तारीखें चल रही है, सुनवाई भी चल रही है। जनता ने पूरे तरीके से मन बना लिया है। और ये योगी और मोदी, मैं तो यही कहूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि अपना बोरिया बिस्तर बहुत सुकून से और बेहतर तरीके से बांध लें। ऐसा ना हो वोटिंग के टाइम पर शर्मिंदा होना पड़े और अपना झोला लेकर वो चले, मतलब चलने निकल लिए तुरंत। यार, ऐसा लग रहा है आपको, मतलब रोजगार के नाम पे तो बस दुखती नस पे हाथ रख दिया शायद इस वजह से। और एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर बेरोजगार रहेंगे तो कोई बेटी कैसे देगा, शादी कैसे हो? ये बड़ी ही युवाओं की बड़ी सबसे बड़ी तकलीफ भी है और हकीकत भी है कि जब रोजगार नहीं होगा तो परिवार कैसे पलेगा, और अगर परिवार हो गया तो रोजगार ना होने की वजह से उस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंतजिम किदवई है। मुंतजिम साहब, मुसलमानों के मन में क्या है? सवाल आपने सुना होगा, मैं वही जानना चाहता हूँ कि मुसलमान क्या सोचता है इस बार, क्या चाहता है मुसलमान? मेरे हिसाब से मुसलमान क्या, पूरे देश की जनता यही चाहती है कि जो हमारी जनरल समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो, ना कि हम लोग 2 खेमे में बढ़ जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमें वक्त से जो है ना
पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिले और अच्छे जीवन यापन कर सके हिंदुस्तान में। ना कि मोदी जी ने एक गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष निकालेंगे। मुझे लगता है कि वो 2 करोड़ नौकरियों के बारे में गारंटी ख़त्म हो गई है उनकी। रही बात अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में एक सड़क 3-3 बार बन चुकी है और एक सड़क जो बनती है हर सड़क में कमीशन खोरी होती है। तो ये पारदर्शिता आनी चाहिए। 3-3 बार बनी मतलब समझा नहीं मैं। जिस आप सड़क पे खड़े हुए हैं ये ऑलरेडी बराबर वाली बनी हुई थी, उसी बनी हुई सड़क पे सड़क बना दी है। तो इससे ये भ्रष्टाचार का मामला है। अब क्या होता है, कम से कम ये होना चाहिए। अब जनता ये चाहती है देश की कि अगर कोई सड़क बनी है तो उसका नक्शा कहाँ से लेके कहाँ तक बनी है ऑनलाइन पोर्टल पे होना चाहिए, कितना उसका बजट था और उस बजट में जो सड़क बनी। ये सब चीजें तो होती है सरकार की वेबसाइट पे। सरकार की तरफ से होती हैं, लेकिन ऑनलाइन कभी शो नहीं होता है कि कितना मटेरियल डलेगा, कितनी बालू, कितनी बदरपुर होगी। अभी आप जाके देखिए बरौली विधानसभा है, वहाँ पर जंगल। ये तो पार्षद साहब आपके बगल में खड़े, मैं इनसे ही पूछ लूंगा। जब कोई टेंडर खुलता है तो उसका पूरा BOQ वगैरह सब कुछ तैयार होता है, सारी चीजें स्पेसिफिकेशन होती है कि क्या करेंगे, कौन सा मटेरियल होगा, कैसा होगा, वो सारी चीजें तो होती है। बिल्कुल। एक्चुअली में जब ये स्मार्ट सिटी में जहाँ आप खड़े हैं ये स्मार्ट सिटी है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी। हाँ, बोर्ड देखा मैंने बाहर स्मार्ट सिटी का। आप अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की सड़क पे खड़े हो और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा। और ड्रेनेज सिस्टम का खस्ता हाल हुआ अलग। मट्टी खराब है ड्रेनेज सिस्टम के नाम पे अलीगढ़ की पूरी। डूबा हुआ अलीगढ़ है, तालाब बन गया कटोरा एक अलीगढ़। मतलब सड़क पे सड़क बनती जा रही है लेकिन पानी निकालने का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। रही बात युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एजुकेशन पूरे देश में इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि लोग हिंदुस्तान छोड़ करके और विदेशों में जाके। आप तो अलीगढ़ में रहते हैं, वैसे भी AMU पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ से तो स्कूल हो, कॉलेज हो, तो आदमी एजुकेशन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पूरे देश की मुझे लगता है कि सबसे सस्ती और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहाँ पर सब चीज़ खाना रहना फ्री रहता है और एजुकेशन भी नाम मात्र की होती है। सवाल तो उसमें भी खड़े होते हैं कि भाई किसी एक खास लोगों को खाना भी, रहना भी और पढ़ाई भी सब कुछ फ्री मिलती है। सवाल उसमें भी खड़े किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जब केंद्र सरकार के बजट से ही यहाँ चलता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, जो यहाँ पर आकर के विदेशों से आके पढ़ते हैं और हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं। रही बात है गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, क्योंकि वोट हम गवर्नमेंट को देते हैं। जब हम ITI करने जाते हैं तो 700 रुपये फीस जहाँ पर थी वो आज 25,000 रुपये फीस है। तो ये गवर्नमेंट ने जो बढ़ाया है, ये यूथ के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, यानी कि पढ़ेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं। गरीब आदमी एजुकेशन कैसे लेगा, मतलब वो है। हाँ, और साथ ही साथ ये भी मेरा कहना है कि अगर आपको एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों के लिए नौकरियों के भी द्वार जो हैं अच्छे खुलेंगे ताकि वो एजुकेटेड हो जाएंगे। रही बात महिलाओं की, महिला सुरक्षा के नाम पे इन्होंने एक खेल कर रखा है। 100 नंबर को 102 नंबर कर दिया। जब उससे फ़ोन लगाते हैं तो आधे से ज़्यादा कॉल लगती नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री पोर्टल है, उस पर आप जब डालेंगे तो आपका समस्या का निवारण हो जाता है और जिसकी प्रॉब्लम है उससे एक बार भी कॉल नहीं किया जाता है और 10 बार कॉल आती है, आपकी समस्या निवारण हो गया, आपका समस्या निवारण हो गया, वो बोलता है पूछा ही जाता है। अरे पूछा जाता है, हवा ही चल रहा है मामला। तो ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी ये सीधा सवाल है और उनके लिए भी एक है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं आपके प्रदेश के और इस प्रदेश के रहने वालों के लिए एक बड़ी समस्या का आधार है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो उस पर भी ध्यान दिया जाए। कुछ और चीज़ आप बता रहे थे। बिल्कुल। आगे जब आती है महिला सुरक्षा की बात, महिला सुरक्षा में क्या होता है कि अगर कोई महिला जाती है, हेल्प डेस्क बना रखा है, हेल्प डेस्क में वाले में जाते हैं, बोलते कि महिला थाने चले जाओ, हेल्प डेस्क वाले कहते SO साहब नहीं है, यानी ऐसी कितनी समस्याएं हैं जिनकी सुनवाई। महिला सुरक्षा के नाम पर वो खाना पूर्ति है, बस कहने का मतलब ये है। अगर बिल्कुल सही बात। रही बात यह है कि अगर हम बात करें सड़कों की, बरौली विधानसभा चले जाइए, इतने बड़ी अलीगढ़ की सबसे खराब सड़क वही है और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाली सड़क है। आप FM टावर से लेकर के फिरदौस नगर तक जब जाएंगे तो पूरी के पूरी गड्ढे मिलेंगे 3-3 फुट चौड़े। उसमें बीजेपी के विधायक हैं, सांसद बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, मतलब। अच्छा, इस यहाँ पे जितनी सीटें सब बीजेपी के पास हैं, उसके बावजूद भी विकास का नारा तो दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सब अपने अपने परसेंटेज लेकर के अपना काम कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ भी यहाँ भूस्थल पे कुछ काम नहीं हो रहा है, सब कागजी कार्रवाई होती है और कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं है हवा में। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ का कि जिस प्रदेश में जिसकी सरकार हो, उस शहर में सारे विधायक उस पार्टी के हों, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो, सब कुछ एक सेम होने के बावजूद भी अगर शहर को महज एक बोर्ड लगा दिया जाता है स्मार्ट सिटी, तो वो कितनी स्मार्ट होगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप, क्योंकि शिकायतें बहुत है। बजट जितना भी आया, एक चीज़ और, स्मार्ट सिटी का बजट कितना आया और कितना पैसा लगा है ये सार्वजनिक करना चाहिए।
भाई अगर आपने स्मार्ट सिटी बनाई है तो उसमें जो भी अलीगढ़ के लिए पैसा आया वो सार्वजनिक किया जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब एक सड़क जाएंगे नगमी पार्क वाली 16 लाख रुपए की तो खाली ये वाली लाइटें लग गई और वो लाइटें सिर्फ 1 महीने चली। इसकी जवाबदेही कौन करेगा? जनता हमारी यहाँ की पैसा दे रही है, हाउस टैक्स दे रही है, तो उस हाउस टैक्स से आप फर्जी काम थोड़ी ना करेंगे। 16 लाख रुपए की आपने लाइटें लगा दी जो 2 लाख, एक लाइट 16 लाख रुपए की पूरी मतलब 20-25 लाइट होंगी। 20-25 लाइट पेड़ों पे लगा दी इन्होंने लाइटें, वो सिर्फ एक मुश्किल से 1 महीने चली होंगी। स्मार्ट सिटी की नई सड़क आई, नई सड़क बना दी, वो लाइटें कहाँ चली गई किसी को कुछ खबर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्मार्ट सिटी के नाम पे आए और सिर्फ पैसा आया और उसके बाद भूस्थल पे कोई काम नहीं हुआ। तो चलिए और भी कुछ लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि युवाओं का शहर कहा जाता है इसको, खास तौर पर वजह उसके पीछे क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कैंपस। जी चलिए आप अपनी बात पूरी कर लें। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि एक सड़क 3-3, 4-4 बार बन जाए। स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी हाईटेक कॉलेज गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाया यहाँ पर। स्मार्ट सिटी होने के बाद 10 साल हो गए मोदी सरकार को, कोई भी गारंटी उनकी सब कुछ फेल गई। ना ही स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने क्या है, जब कोरोना टाइम था ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो उसी सीख को देखने के लिए यहाँ पर एक बड़ा ट्रामा सेंटर बनाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़ और यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी स्वास्थ्य की गारंटी कौन ले रहा है? तो स्मार्ट सिटी खाली सड़कों पे नहीं, क्योंकि सड़कों पे ज़्यादा कमीशन मिलता है और एजुकेशन में और स्वास्थ्य में कम मिलता है, इसलिए उस पे काम नहीं हो रहा है। एक ब्रिज है, 12 साल हो गए हैं यहाँ पर, शमशाद मार्केट के पास एक चुंगी है, चुंगी से लेके फिरदौस नगर तक बनता है। आज तक वो 8 से 10 साल हो गए हैं, उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। 10 साल से फ्लाईओवर ही नहीं बन पाया। और अभी जाकर के आप खुद देख लीजिए, 10 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है। बस एक गड्ढा खुद जाता है 2 साल में, दूसरा उसमें भर जाता है 2 साल में, तीसरा गड्ढा 2 साल में। खुदाई हो रही है और भराई हो रही है, बस यही चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ हवा में खेल हो रहा है। तो इसलिए अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो स्मार्ट सिटी के खाली सड़कें ना होकर के और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको भी तरजीह दी जाए और उनको भी ध्यान दिया जाए। चलिए जाहिर सी बात है सरकार ज़रूर ये देखेगी और कोशिश ये करेंगे और हमारी उम्मीद है कि उस पर अमल भी होगा, क्योंकि अलीगढ़ की जनता सभी विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें अगर एक पार्टी को दे रही है तो एटलीस्ट उस पार्टी का भी दायित्व बनता है कि कम से कम यहाँ की जनता का ख्याल रखें। तो क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद साजिद। साजिद में क्या करते हैं आप? सर मेरा बिजनेस है फूड का। फूड का? जी। फूड किस तरीके का फूड, मतलब पैकिंग फूड? पैकिंग वाला। पैकिंग वाला जी सर। चलिए आप भी बिजनेस मैन है, क्या बिजनेस ठीक चल रहा है? नहीं सर, जो 2000 पहले से था उससे बिल्कुल 50% है जी सर। वजह इसकी? वजह यही है सर कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले नोटबंदी की, उसके बाद में जीएसटी, जबकि हमारे ऊपर कोई जीएसटी नहीं थी फूड के ऊपर, तो वो हमारे ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। अब उसमें ये होता है कि कभी कभी नई जो हमारे वकील साहब हैं वो ये बोलते हैं कि आपको बैंक में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो सर उसमें हमारा बहुत सारे लफड़े, मतलब बहुत सारे लफड़े हैं, मतलब हमारा वो जो बिजनेस है ज़्यादातर जो है ना बाहर गुजर जाता है, यानी कि उस बैंक में जाना है, जीएसटी जमा करना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और हमारे माननीय सतीश गौतम सर जो इस वक्त रैलियां कर रहे हैं, तो चुनाव के टाइम पर ही वो आते हैं, वैसे तो वो शक्ल दिखाने का। अच्छा, तो उनसे पूछा नहीं, जो अभी चुनाव के टाइम पे आ रहे होंगे तो उनसे पूछा नहीं कि आपको चुन तो लिया था हमने यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से जिस चीज़ के लिए चुना था वो काम नहीं हुआ, तो कभी पूछा नहीं? सर आते ही नहीं है, अभी चुनाव के टाइम पर ही आ रहे हैं सर, वैसे तो शक्ल ही नहीं देखी हमने उन लोगों की। अच्छा जी सर, वो आते ही नहीं है। बस हमारे सांसद जी को बस एक काम है कि जो हमारा एएमयू का जो नारा है उसमें एएमयू के अंदर कोई ना कोई बात जो इफेक्ट कर देते हैं वो, कि देखो एएमयू के अंदर ये हो रहा है, तो उनका जो माइंड जो जनता का माइंड है उधर डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा। तो वो सतीश गौतम जी कभी जिन्ना की तस्वीर, तो इस बार अच्छा मैं चलिए मैं दूसरी, क्योंकि वो पॉलिटिकल थोड़ा सा चला जाएगा, मैं उसकी बात ना करूँ। मैं ये जानना चाहूँगा इस बार पोलराइजेशन क्या लगता है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में, खासतौर पर मुसलमानों की मैं बात करूँ तो क्या मन में क्या है इस वक्त मुसलमानों के? सर सरकार चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के 7 विधायक हैं, एक एमपी हैं, वो बिल्कुल अलीगढ़ में विकास नहीं कर पा रहे हैं। जब उनसे पूछते हैं, कोई भी सवाल करते हैं विकास के नाम पे, तो सिर्फ वो एक नारा देते हैं, हमने राम मंदिर बनवा दिया। सर राम मंदिर से हमें रोजगार मिल जाएगा? और जहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। सर राम मंदिर या मस्जिद ये मुद्दा उठाकर क्या सर विकास के नाम पे कोई बात नहीं करते हैं। और उनसे कभी भी किसी के लिए सवाल करो तो बस एक ही नारा होता है उनका कि देखो हमने राम मंदिर, तो राम मंदिर से हमें रोजगार कहाँ मिल रहा है सर? आप बताएं, हमें राम मंदिर से अगर रोजगार मिल रहा है तो हम और भी मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि धर्म इंसानों के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। लेकिन धर्म की राजनीति जिस तरीके से हावी होती नज़र आ रही है, पोलराइजेशन की बात हो, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात हो, या फिर यूँ कहें
कि माहौल को गरमाने की बात हो तो शायद अलग अलग तरीके के नारे भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चाचा आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहें तो बताइए आप। नहीं, कुछ बताइए, क्या वोट तो करेंगे ना इस बार? वोट करेंगे ना, तो वोट क्या मुद्दे आएंगे, क्यों सर चावल नहीं दे रहा है। क्या चीज? 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, एक बूंद चावल नहीं मिला। राशन नहीं मिल रहा आपको? ना मिला। छत्तीसगढ़ से मैं हूँ, छत्तीसगढ़ से मैं राशन बना हुआ है, तो भी नहीं दे रहा है। आपको राशन नहीं मिला? 80 करोड़ देशवासियों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। मुझसे नहीं दिए सर। नहीं मिला आपको? ना। बहरहाल जिस तरीके से अलीगढ़ को पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ल में देखा जाता है कि अलीगढ़ के पढ़े हुए पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी MNCs हों, सरकारों में हों या IAS IPS या अधिकारी हों बड़े बड़े, अलीगढ़ उनमें से सबसे आगे रहता है। लेकिन अलीगढ़ के हालात सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी का पूरे अलीगढ़ में सारे विधानसभा में सभी मेंबर, लोकसभा के जो अलीगढ़ में है वो भी एक ही पार्टी के, उसके बावजूद भी विकास के नाम पर ज़रा सी बारिश में डूब जाता है अलीगढ़। लेकिन क्या कहा जाए, उन सब चीज़ों को, जिन मुद्दों के आधार पर वोट तो ले लिए जाते हैं लेकिन मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। बहरहाल इस सफ़र में यहीं तक। अगले सफ़र में आपको दिखाऊंगा एक नए शहर की नई कहानी और वाकई जानने की कोशिश करेंगे कि 24 का कौन होगा सरदार और इस बार मुसलमानों के मन में क्या है। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।